वेलकम टू हेल्थ सीजीओ। ये पैरामेडिकल फैकल्टी के वाइवा के लिहाज से 4th वीडियो है, जिसमें मज़ीद कुछ और वाइवा और ओएसपी के सवालात को हल किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, खून के अज्जा कौन से हैं? खून के अज्जा में शामिल हैं खून के सुर्ख ज़र्रात, जिनको रेड ब्लड सेल कहा जाता है, और दूसरे ज़र्रात हैं सफ़ेद ज़र्रात, जिनको WBC कहा जाता है। और खून के अज्जा में तीसरा अज्जा है प्लेटलेट्स, और इसके अलावा प्लाज्मा भी खून का ही हिस्सा होता है और इसको भी हम खून के अज्जा में शामिल करते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 2 है, खून के सुर्ख ज़र्रात, जिनको RBC कहा जाता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है एरिथ्रोसाइट। ये खून के सुर्ख ज़र्रात का दूसरा नाम है। एरिथ्रोसाइट 2 अल्फाज का मजमुआ है। एरिथ्रो के मैनी होते हैं सुर्ख रंग और साइट कहा जाता है खुलिये को। तो इस तरह से एरिथ्रोसाइट से मुराद है खून के सुर्ख ज़र्रात। इस तरह से खून के सुर्ख ज़र्रात के 3 नाम हो गए, एक रेड ब्लड सेल, एक एरिथ्रोसाइट और एक खून के सुर्ख ज़र्रात। इसके बाद अगला सवाल है, खून के सफ़ेद ज़र्रात, जिनको WBC कहा जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है? तो खून के सफ़ेद ज़र्रात, जिनको WBC कहते हैं, इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। इसके बाद अगला सवाल है, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? ये भी खून के खुलियों में ही आता है। ये खून का तीसरा खुलिया है जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। ये भी 2 अल्फाज का मजमुआ है। थ्रोम्बो के मैनी होते हैं किसी भी चीज़ का जम जाना, यानी कि जब खून बहना शुरू हो जाता है या फिर चोट या इंजरी लगती है, तो ऐसी सूरत में जब खून बहता है और फिर खून का जमना, उसके ऊपर किसी भी तरह का थ्रम्ब बन जाना, ये थ्रोम्ब कहलाता है। और साइट कहते हैं खुलिये को। तो इस तरह से थ्रोम्बोसाइट से मुराद ये है कि ये खून का ऐसा खुलिया है जो कि खून को जमने में मदद देता है। इसके बाद अगला सवाल है कि टीबी के जरासीम का क्या नाम है? टीबी, जो कि एक बीमारी का नाम है, ये किस जरासीम से फैलती है? उस जरासीम का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जो कि टाइफाइड से मुतल्लिक़ है कि टाइफाइड, जो कि एक बीमारी का नाम है, ये किस जरासीम से फैलती है? उस जरासीम का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है साल्मोनेला टाइफस जैसे जरासीम से फैलती है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, गिल्लड से क्या मुराद है? गिल्लड भी एक बीमारी का ही नाम है। गिल्लड से मुराद होता है थायराइड का लेवल बढ़ जाना, यानी कि थायराइड के बढ़ जाने की जो हालत होती है, इसको गिल्लड कहा जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जो कि है नाक की सोजिश को क्या कहा जाता है? और इसका सही जवाब है नाक की सोजिश को रिनाइटिस कहते हैं। इसके बाद अगला सवाल खून से मुतल्लिक़ है। खून की एक बीमारी जिसको अनीमिया कहा जाता है, इससे क्या मुराद है? अनीमिया से मुराद खून की कमी है। जब इंसानी जिस्म में खून की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है, तो ऐसी सूरत में उसके खून के अंदर HB कम होना शुरू हो जाती है। HB कहा जाता है हीमोग्लोबिन को। तो जब हीमोग्लोबिन का लेवल खून के अंदर कम होना शुरू हो जाता है, तो इसको अनीमिया कहा जाता है, जो कि खून की एक बीमारी है। इसके बाद अगला सवाल है HPV, जो कि एक वायरस का नाम है, यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इस वायरस से कौन सी बीमारी पैदा होती है?
तो इस वायरस से जो बीमारी पैदा होती है इसका नाम है कैंसर सर्विक्स, यानी कि सर्विक्स जो कि निस्वानी जिनसी इज़ा है उसके कैंसर को कहा जाता है और ये बीमारी HPV वायरस से ही होती है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जो कि है कि ड्रेसिंग क्यों की जाती है। किसी चोट की सूरत में खून के बहाव को रोकने के लिए ड्रेसिंग की जाती है, या फिर ज़ख्म को ख़राब होने से बचाने के लिए ड्रेसिंग की जाती है, और इसके अलावा इसकी हिफाजत के लिए, यानी कि कोई चोट वगैरह लग गई है तो स्किन की हिफाजत के लिए भी ड्रेसिंग की जाती है। तो यहाँ पर आपको ये तीनों पॉइंट बिल्कुल वाज़िया हो गए कि हम ड्रेसिंग क्यों करते हैं। इसके बाद अगला सवाल भी ड्रेसिंग से ही मुतल्लिका है। ड्रेसिंग करते वक्त किस बात का ख्याल रखना चाहिए? तो इसका सही जवाब है, सबसे पहले आपने जो उसके जरासीम है उससे उस जिल्द को या जगह को पाक या फिर साफ़ कर लेना है। यानी कि अगर वो चोट लगी हुई है उसको, तो आप पहले उसको जगह को साफ़ कर ले, या फिर इसके अलावा जहाँ पर मरीज़ को रखना है और ड्रेसिंग का सामान रखना है उस जगह को भी जरासीम से पाक कर ले। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क़ुव्वत मुदाफ़ियत से क्या मुराद है? इसका सही जवाब है, इमराज़ के ख़िलाफ़ मज़ाहिमत और जिस्म की हिफाजत करने वाली क़ुव्वत को हम क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, इन्फेक्शन से क्या मुराद है? इन्फेक्शन से मुराद छूत है। ये हालत जो जिस्म पर जरासीम के असर से पैदा होती है उसको हम इन्फेक्शन कहते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जो कि है बीमारी के इसबाब बता दें। बीमारी के बहुत सारे इसबाब हैं, जिसका सही जवाब है कि बीमारी की वजह बैक्टीरिया भी हो सकता है, बीमारी की वजह वायरस भी हो सकता है, इसकी वजह फंगस भी हो सकती है, या फिर ग़िज़ाई ख़राबी यानी कि गलत ग़िज़ा भी खाई जा सकती है, या फिर कोई भी मौसमी असर, गर्मी भी लग सकती है मरीज़ को और सर्दी भी लग सकती है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो अलर्जी और मोल्ड, ये सब जो हैं वो बीमारी का सबब बनते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर कि मरीज़ को दवा देने के 5 राइट्स कौन से हैं वो बता दें। इसका सही जवाब है, राइट क्लाइंट, आपका जो मरीज़ है वो सही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जिसको बीमारी है वो पीछे बैठा हुआ है और उसका जो रिश्तेदार है वो आगे टेबल पर बैठा हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? राइट क्लाइंट। इसके बाद दूसरा है राइट ड्रग, जिस मरीज़ को जो दवाई दी जा रही है वो उसके मुताबिक होनी चाहिए। इसके बाद तीसरे नंबर पर है राइट डोज। पहले आपने मरीज़ को सिलेक्ट कर लिया, उसकी बीमारी के मुताबिक उसकी दवाई भी आपने सेलेक्ट कर ली। अब उस मरीज़ के वज़न और उसकी बीमारी की नौइयत से ही आपने दवाई की मिकदार को नोट कर लेना है। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है राइट टाइम, कि मरीज़ को सुबह दवाई देनी है, शाम देनी है, दोपहर देनी है, कितने टाइम देनी है, कितने दिन देनी है, ये सारी चीज़ें राइट टाइम में आ जाती हैं। और 5वें नंबर पर है राइट रूट, कि आपने मरीज़ को गोली देनी है, कैप्सूल देना है या फिर टीका लगाना है। हमारे पास पॉइंट्स हैं 5 के 5, ये सब मरीज़ को दवा देने के राइट्स हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, ATS से क्या मुराद है? ATS से मुराद होता है एंटी टेटनस सीरम। ये तशंज के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। अगला सवाल है, एंटीसेप्टिक अद्वियात कौन सी अद्वियात होती हैं? और इसका सही जवाब है स्पिरिट, ये भी एंटीसेप्टिक है, डिटोल, तीसरे नंबर पर पोटाशियम परमैंगनेट और चौथे नंबर पर है अल्कोहल। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, इंडस्ट्रियल वर्कर्स को काम के दौरान क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है सर पर कैप यानी कि टोपी पहननी चाहिए, मुंह और नाक पर मास्क लगाना चाहिए, आंखों पर कोई भी ऐनक या फिर कोई गॉगल्स वगैरह लगाने चाहिए,
जिस्म पर उसको किसी भी तरह का कोई लोशन वगैरह लगाना चाहिए, हाथों पर उसको दस्ताने पहनने चाहिए और जिस्म पर लैब कोट भी पहनना चाहिए। पाँव पर लॉन्ग शूज़ यानी कि जो लंबाई वाले जूते होते हैं, यानी कि सॉक्स के साथ वाले जुड़े हुए जो जूते होते हैं वो पहनने चाहिए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हीमोफीलिया से क्या मुराद है? और इसका सही जवाब है, इस मर्ज़ से निकलने वाला खून जो है वो बिल्कुल भी रुकता नहीं है। ऐसा मरीज़ जो कि हीमोफीलिया का मरीज़ होता है, अगर उसको कोई इंजरी लग जाती है, कोई चोट लग जाती है, कोई ज़ख़म बन जाता है, तो ऐसी सूरत में उस मरीज़ का जो खून है वो बिल्कुल भी नहीं रुकता। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जो कि है टॉक्सीमिया से क्या मुराद है? इससे मुराद होता है खून का जहर। अगला सवाल है, स्केलेटन किसे कहते हैं? इससे मुराद है इंसानी जिस्म का ढांचा। स्केलेटन कहा जाता है इंसानी जिस्म के ढांचे को। इसके बाद अगला सवाल है, जहर खुर्दनी में यूनिवर्सल एंटीडोट क्या है? तो इसका सही जवाब है चारकोल के 2 हिस्से जमा टैनिक एसिड का 1 हिस्सा और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये तीनों चीज़ें आपने मिक्स करनी है, तो ये फिर उसका एंटीडोट बन जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जो कि है ज़हर खुर्दनी की सूरत में घरेलू एंटीडोट क्या है? तो इसका सही जवाब है कि जली हुई रोटी के 2 हिस्से जमा चाय की पत्ती के 2 हिस्से और दूध का 1 हिस्सा। ये सारी चीज़ें आप मिला लेंगे तो ये घर के अंदर आप आसानी के साथ एंटीडोट तैयार कर लेंगे। इसके बाद अगला सवाल है, इंसानी जिस्म के जल जाने की खतरनाक फ़ीसद क्या है? तो इसका सही जवाब है 40% से ज़्यादा जिस्म जल जाने की हालत को हम ख़तरनाक कहते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, तंदुरुस्त आदमी को 24 घंटे में पेशाब की मिकदार कितनी होनी चाहिए? एक तंदुरुस्त आदमी के अंदर 24 घंटे में तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पेशाब जो है वो आना चाहिए, और अगर इससे ज़्यादा या कम हो तो ऐसी सूरत में वो शख्स बीमारी में मुब्तला है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जो कि है ORS से क्या मुराद है? ORS के मुराद होता है ऑरल रिहाइड्रेशन साल्ट, या फिर इसको ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन भी कहते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, RBC से क्या मुराद है? इसका सही जवाब है कि RBC से मुराद होता है रेड ब्लड सेल्स, खून के सुर्ख ज़र्रात। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जो कि है दिल के सिकुड़ने की हालत को क्या कहा जाता है? और इसका सही जवाब है कि दिल के सिकुड़ने को सिस्टोल कहते हैं। और इसी की तरह का अगला सवाल है कि दिल के फैलने की हालत को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है दिल के फैलने की हालत को हम डायस्टोल कहते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, दिल के धड़कने की नॉर्मल रफ्तार क्या है? तो इसका सही जवाब है दिल के धड़कने की नॉर्मल रफ्तार 72 जो है वो फी मिनट है। इसके बाद अगला सवाल है, यूनिवर्सल डोनर क्या होता है या फिर कौन सा है? तो इसका सही जवाब है खून के जो 0 ग्रुप है इसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। इसी के तरह का अगला सवाल है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन होता है? तो इसका सही जवाब है खून के AB ग्रुप वाले को हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल है, इन्फ्लेमेशन से क्या मुराद है? तो इसका सही जवाब है कि इन्फ्लेमेशन से मुराद है सोजिश हो जाना, जो कि किसी भी वजह से इंसानी जिस्म का रद्दी अमल होता है। इसके बाद अगला सवाल है, पेशाब की मिकदार कम हो जाने को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है कि पेशाब कम आने की हालत को या फिर पेशाब की मिकदार की कम होने की कंडीशन को हम ओलिगोयूरिया कहते हैं। इसके बाद अगला सवाल है,
खून में आरबीसी की कमी क्या कहलाती है? तो ये सवाल हम पहले भी पढ़ चुके हैं। खून में सुर्ख ज़र्रात यानी कि रेड ब्लड सेल्स हो या फिर हीमोग्लोबिन हो, ठीक है, तो इसकी कमी को हम क्या कहते हैं? अनीमिया। इसके बाद अगला सवाल है, खून में डब्ल्यूबीसी की कमी को क्या कहते हैं? तो खून में डब्ल्यूबीसी की कमी को लीकोपीनिया कहा जाता है। इसके बाद अगला सवाल है कि पेशाब की ज़्यादती क्या कहलाती है? इससे पहले हमने सवाल पढ़ा था कि अगर पेशाब की मिकदार कम हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? तो उसका जवाब था ओलिगोयूरिया। अब यहाँ पे बात हो रही है कि पेशाब की ज़्यादती यानी कि ज़्यादापन हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है पॉलीयूरिया। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जो कि है स्कर्वी से क्या मुराद है? ये भी एक बीमारी का नाम है और ये बीमारी विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। इसके बाद अगला सवाल है, गैंग्रीन की इकसाम बता दें। तो इसका सही जवाब है कि गैंग्रीन की 2 इकसाम होती हैं। पहली को खुश्क गैंग्रीन कहा जाता है और दूसरी को तर गैंग्रीन कहते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, आरबीसी की उम्र कितनी होती है? तो खून के सुर्ख ज़र्रात के ज़िंदा रहने की उम्र सिर्फ 120 दिन होती है। इसके बाद अगला सवाल है, मसूड़ों की सोजिश को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है जिंजीवाइटिस कहा जाता है। इसके बाद अगला सवाल है, जिगर की सोजिश को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है हाइपेटाइटिस कहा जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जो कि है बेरी बेरी। ये एक बीमारी का नाम है, इसकी वजह क्या है? तो ये बीमारी विटामिन बी की कमी की वजह से होती है। जो शख्स विटामिन बी को नहीं लेता या उसकी खुराक में विटामिन बी नहीं होता और ऐसी सूरत में उसके जिस्म में अगर विटामिन बी की कमी हो जाती है तो इससे पैदा होने वाली बीमारी को बेरी बेरी कहते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जो कि है छोटी आंत की सोजिश को क्या कहा जाता है? यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है इंटेराइटिस कहा जाता है। छोटी आंत की सोजिश को हम इंटेराइटिस कहते हैं। इसके बाद बड़ी आंत से मुतल्लिका सवाल है कि बड़ी आंत की सोजिश को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है कोलाइटिस कहा जाता है। इसके बाद अगला सवाल है, पेट की झिल्ली की सोजिश को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है पेट की झिल्ली की सोजिश को पेरिनाइटिस कहा जाता है। इसके बाद अगला सवाल पित्ता से मुतल्लिका है कि पित्ता की सोजिश को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है पित्ते की सोजिश को कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं कुछ और सवालात की तरफ, जो कि है सीरम से क्या मुराद है? सीरम से मुराद होता है खून के जमने के बाद अलग हो जाने वाला जो माया होता है, उसी को हम सीरम कहते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, विटामिन ए की कमी से कौन सी इमराज होती हैं? तो विटामिन ए की कमी की वजह से आंखों के इमराज होते हैं। इसके अलावा आंखों पर अंधेरा सा आ जाता है और जिल्द जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाती है। इसके बाद बढ़ते हैं मज़ीद कुछ और सवालात पर, जो कि है ग़िज़ाई कमी से कौन से इमराज लाहिक होते हैं? तो ग़िज़ा की कमी की वजह से मरासमस जैसी बीमारी पैदा होती है। इसके अलावा अगला सवाल है, हीमोपेटाइसिस से क्या मुराद है? तो हीमोपेटाइसिस से मुराद होता है खून थूकना। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, प्रोकेन पेनिसिलिन क्या है? ये एक दवाई का नाम है और ये दवाई एक एंटीबायोटिक है, यानी कि बैक्टीरिया जैसी बीमारियों पर ये काम करती है। इसका नाम प्रोकेन पेनिसिलिन है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, मैदे की तहों के नाम बता दें। तो मैदे की तहों में शामिल है पहले नंबर पर सीरस कोट, दूसरे नंबर पर मस्कुलर कोट, तीसरे नंबर पर म्यूकस कोट और चौथे नंबर पर है सब म्यूकस कोट।
इसके बाद अगला सवाल है, औरतों के तौलीदी इज़ा कितनी किस्म के होते हैं? और ये 2 किस्म के होते हैं। पहला है बैरूनी जिनसी इज़ा और दूसरा है अंदरूनी जिनसी इज़ा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जो कि है खून की नालियों की कितनी इकसाम होती हैं? इसका सही जवाब है पहले नंबर पर आर्टरीज, जिनको हम शरियाने कहते हैं। दूसरे नंबर पर है वेन्स, जिनको वरीदे कहते हैं। और तीसरे नंबर पर है कैपिलरीज, यानी कि अरूके शरिया, जो कि बारीक तरीन नालियाँ होती हैं, उनको कैपिलरीज कहा जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं मज़ीद कुछ और सवालात पर, जो कि है बड़ी आंत के हिस्सों के नाम बता दें। तो इसका सही जवाब है बड़ी आंत के हिस्सों में शामिल हैं पहले नंबर पर सीकम, दूसरे नंबर पर कोलॉन और तीसरे नंबर पर रेक्टम। इसके बाद अगला सवाल है, ट्रेकिया क्या है? तो ट्रेकिया से मुराद होता है सांस की नाली। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, थूक पैदा करने वाले गदूद, जिनको सिलिवरी ग्लैंड्स कहते हैं, इनकी तादाद कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है थूक पैदा करने वाले गदूद की तादाद 6 होती है। यहाँ पर आपको वाज़ह कर दिया जाए कि कितनी तादाद है, 6। इसके बाद अगला सवाल है, वेनिसेक्शन से क्या मुराद है? तो इसका सही जवाब है वरीद ना मिले तो माइनर सी जो सर्जरी के ज़रिए वरीद तलाश करके बर्न्यूला लगाने के अमल को हम वेनिसेक्शन कहते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, ऑटोक्लेव क्या होता है? और इसका सही जवाब है ऑटोक्लेव जरासीम कुश स्टरलाइजेशन का ही एक आला है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जो कि है नब्ज़ यानी कि पल्स किस मकाम से मालूम की जाती है? तो इसका सही जवाब है कलाई पर बाहर की जानब से भी हम नब्ज़ को मालूम कर सकते हैं, और इसके अलावा गर्दन के इतराफ़ से भी नब्ज़ को मालूम किया जा सकता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जो कि है LBW, जिसका मैनी है लो बर्थ वेट, किस बच्चे को कहते हैं? और इसका सही जवाब है जिस बच्चे का वज़न बावक़्त पैदाइश 2.5 किलोग्राम से कम हो, तो ऐसे बच्चे को LBW लो बर्थ वेट कहा जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, रीढ़ का इंजेक्शन कहाँ लगता है? तो इसका सही जवाब है चौथे और 5वें मोहरे के दरमियान में रीढ़ का इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके बाद अगला सवाल है, सेहतमंद इंसान का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? तो इसका सही जवाब है सेहतमंद इंसान का नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट तक का होता है। उम्मीद है आपको ये ओएसपी और वाइवा के सवालात अच्छे लग रहे होंगे। आपने नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है कि आपको ये सवालात आसान लग रहे हैं या फिर आपको ये सवालात मुश्किल लग रहे हैं। तो आइए चलते हैं कुछ और सवालात की तरफ, जो कि है टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर जो लगाया जाता है, इसको इंसानी जिस्म में कहाँ कहाँ पर लगाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है कि मुंह के अंदर भी हम टेम्परेचर के थर्मामीटर को लगा सकते हैं। इसके अलावा बगल में भी थर्मामीटर को लगाया जा सकता है, और इसके अलावा मकद में भी थर्मामीटर को लगा सकते हैं, और पेशानी पर भी इसको लगाया जा सकता है। यहाँ पर 4 लिखे हुए हैं, तो इसके अलावा भी हम बहुत सारी जगह पर थर्मामीटर को लगा सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जो कि है जरासीम कुश के कितने तरीके हैं? तो इसका सही जवाब है बाजरिया हरारत, ये हमारे पास पहला नंबर है। इसके बाद बाजरिया केमिकल, इससे भी हम जो है वो जरासीम को ख़त्म कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है बाजरिया गैस, और चौथे नंबर पर है बाजरिया शुआएं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जहरीले सांप
कौन कौन से हैं? तो इस यहाँ पर दो नाम लिखे गए हैं। पहला है कोबरा और दूसरा है वाइपर। ये दोनों जहरीले सांप हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर। टीका कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है कि टीके को गोश्त में भी लगा सकते हैं, टीके को वरीद में भी लगा सकते हैं, टीके को जिल्द के नीचे भी लगाया जा सकता है और इसके अलावा टीके को जिल्द की दूसरी और तीसरी तह में भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो टीके को जोड़ों में भी लगा सकते हैं, टीके को रीढ़ की हड्डी में भी लगाया जा सकता है और टीके को दिल में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 7 वो जगह लिखी गई हैं जहाँ पर टीके को लगाया जा सकता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर। शौक से क्या मुराद है? और इसका सही जवाब है कि इसमें ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, मरीज़ नढाल हो जाता है और इसके अलावा मरीज़ बेहोश भी हो जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एस्काइट से क्या मुराद है? तो इसका सही जवाब है कि पेट में पानी का पड़ जाना एस्काइट्स कहलाता है। इसके बाद अगला सवाल है कि रेबीज़ किन जानवरों से फैलती है? रेबीज़ एक बीमारी का नाम है जो कि ख़ास तौर पर जानवरों से फैलती है। तो वो कौन से जानवर हैं जिनसे रेबीज़ फैलती है? तो इसका सही जवाब है कि बौले कुत्ते से रेबीज़ फैल सकती है। इसके अलावा बिल्ली से, चमगादड़ से, लोमड़ी से, भेड़िया से, इन तमाम जानवरों से रेबीज़ फैल सकती है। लेकिन जो 97% रेबीज़ हैं वो ख़ास तौर पर बौले कुत्ते से ही फैलती हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर जो कि है मलेरिया बुखार किससे फैलता है? यानी कि उस मच्छर का नाम बताना है जिससे मलेरिया फैलता है। तो इसका सही जवाब है कि ये मलेरिया जो कि एक बुखार है ये मादा एनाफिलिस मच्छर से फैलता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मलेरिया का जरसूमा क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है मलेरिया का जरसूमा प्लाज्मोडियम कहलाता है। इसके बाद अगला और बहुत ही आसान सवाल है कि दिल के कितने खाने होते हैं? और इसका जवाब भी बहुत आसान है कि दिल के 4 खाने होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। इसके बाद अगला सवाल है चूत की बीमारी जिसे इन्फेक्शन डिजीज़ कहते हैं इंग्लिश में, वो कौन सी हैं? तो इसका हमारे पास सही जवाब है कि छूत की बीमारियां यानी कि इन्फेक्शन बीमारियों में शामिल है टीबी, दूसरे नंबर पर हेपेटाइटिस, तीसरे नंबर पर शिशंज, तशंज और हैज़ा, खसरा, सोजिश, आतशिक, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वगैरह। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एयरवे से क्या मुराद है? ये एक ट्यूब होती है जो बवक़्त ज़रूरतें यानी कि सांस के लिए मुंह में हम लगाते हैं, इसको हम एयरवे कहते हैं। इसके बाद अगला सवाल है एनेस्थीसिया से क्या मुराद है? और इसका सही जवाब है एनेस्थीसिया से मुराद होता है बेहोशी करने का अमल। जब भी किसी इंसान का ऑपरेशन करना होता है, सर्जरी करनी होती है, तो उस शख्स को बेहोश किया जाता है। तो उसको बेहोश करने के लिए जो अद्वियात दी जाती हैं उनको एनेस्थीसिया कहते हैं। इसके बाद अगला सवाल है हार्मोन पैदा करने वाले गदूद कौन से हैं? और इसका सही जवाब है सबसे पहले नंबर पर थायराइड, दूसरे नंबर पर पैराथायराइड ग्लैंड्स, तीसरे नंबर पर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, चौथे नंबर पर एड्रीनल ग्लैंड्स और इसके अलावा लबलबा और टेस्टिस वगैरह। ये सब हार्मोन्स पैदा करने वाले गदूद हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हैज़ा जरासीम का नाम बता दें। हैज़ा जो कि एक बीमारी का नाम है, ये किस जरासीम से होती है, उस जरासीम का नाम बता दें। तो इसका सही जवाब है
विब्रियो क्लोरा। ये वो है जिसकी वजह से हैज़ा होता है, विब्रियो कॉलरा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जो कि है हाइड्रोफोबिया से क्या मुराद है। तो इसका सही जवाब है ये वो मर्ज़ है जिसमें मरीज़ पानी से डरता है। ये हालत बौलेपन के आखिरी मरहले में होती है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, पेट के कीड़ों के नाम बता दें। तो इसका सही जवाब है पहले नंबर पर हुकवाम, दूसरे नंबर पर टेपवाम, तीसरे नंबर पर विपवाम, चौथे नंबर पर पिन वार्म्स, पाँचवें नंबर पर राउंड वार्म्स और 6 नंबर पर है थ्रेड वार्म्स। यहाँ पर 6 तरह के कीड़ों के नाम आपको बताए गए हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, दोनों फेफड़ों में क्या फ़र्क होता है? दाएं और बाएं फेफड़े में क्या फ़र्क होता है? तो इसका सही जवाब है बाएं तरफ 2 और दाएं तरफ 3 लोब होते हैं, जिस वजह से इन दोनों फेफड़ों में फ़र्क होता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, पेशाब के इज्ज़ाए तरकीबी क्या है? तो इसका सही जवाब है पानी 96%। इसके बाद दूसरे नंबर पर यूरिया 2% और बकिया नमकियात जो है वो 2% होते हैं। 3 चीज़ें आपको बताई गई हैं, पानी, यूरिया और नमकियात, और यहाँ पर उनकी तरकीबी भी लिखी हुई है और उनकी मिकदार भी लिखी हुई है, तो आपने अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, ऑक्सीटोसिन से क्या मुराद है या फिर ऑक्सीटोसिन क्या है? तो इसका सही जवाब है कि ऑक्सीटोसिन एक दवाई का नाम है जो कि बच्चेदानी पर जाकर असर करती है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, 1 मिनट में कितना खून फेफड़ों से गुजरता है? तो इसका सही जवाब है 500 सीसी खून। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, वैक्सीन की कितनी इकसाम होती हैं? तो इसका सही जवाब है 2 इकसाम होती हैं। पहले नंबर पर बैक्टीरियल वैक्सीन और दूसरे नंबर पर वायरल वैक्सीन। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जो कि है बूढ़े अफराद को कितने कैलोरीज खुराक दरकार होती है? तो इसका सही जवाब है तकरीबन 2200 से 2500 कैलोरी खुराक जो है वो दरकार होती है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, मज़दूर और हामला औरत को कितनी कैलोरीज की खुराक दरकार होती है? तो इसका सही जवाब है तकरीबन 2500 से 3000 कैलोरीज। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, बच्चे को माँ का दूध कब शुरू करवाना चाहिए? इसका सही जवाब है बच्चे की पैदाइश के निसफ से 1 घंटे यानी कि आधे घंटे से लेकर 1 घंटे के अंदर अंदर ही बच्चे को माँ का दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, चूहों से जो बीमारी पैदा होती है वो कौन सी बीमारी है? तो इसका सही जवाब है चूहों से तौन का मर्ज फैलता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, वीनिंग से क्या मुराद है, यानी कि वीनिंग क्या है? तो इसका सही जवाब है 6 माह की उम्र में माँ के दूध के साथ बच्चे को जो नरम ग़िज़ा इस्तेमाल की जाती है उसको हम कहते हैं। इसके बाद अगले सवाल पर बढ़ते हैं, जो कि है माँ के दूध की क्या ख़ुसूसियात हैं? तो इसका सही जवाब है कि माँ का दूध मुकम्मल ग़िज़ाइयत का हामिल होता है, बच्चे को इमराज से बचाता है। इसके अलावा बच्चा सेहतमंद और तवाना रहता है। इसके अलावा आगे बात की जाए तो इसकी ज़हनी सलाहियत बेहतर होती है, और ये कि माँ को ये छाती के कैंसर से महफूज रखता है। यहाँ पर मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं। इसके बाद बढ़ते हैं कि इंसुलिन का अमल बता दें। तो इसका सही जवाब है इंसुलिन जिस्म के अंदर लबलबा में पैदा होती है। इसकी वजह से नशास्ता यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स इस काबिल हो जाती है
कि वो खुलिये के अंदर जा सके। ये अमल दिमाग के अलावा पूरे जिस्म में होता है। इससे जिस्म में शुगर का लेवल खून में नॉर्मल रहता है, इसलिए इंसुलिन इंतहाई ज़रूरी है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर। गुर्दे की सोजिश को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है गुर्दों की सोजिश को नेफ्राइटिस कहते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर। खुशियों में पानी आ जाने को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है कि टेस्टिस में पानी के आ जाने को हाइड्रोसील कहते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर। CSF से क्या मुराद है? ये 3 अल्फाज का मजमुआ है। C का मतलब होता है सेरिब्रल, S कहते हैं स्पाइनल और F कहा जाता है फ्लूइड को। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर। माँ का पहला दूध क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है कि माँ के पहले दूध को हम क्लोस्ट्रम कहते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर। पैरासाइट किसे कहते हैं? और इसका सही जवाब है जरसूमा, जो दूसरों के साथ रहकर वहाँ से खुराक को हासिल करे, इसको हम पैरासाइट कहते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्लोस्ट्रम का क्या फ़ायदा है? और इसका सही जवाब है क्लोस्ट्रम बच्चे को मदाफियत और ताकत फराहम करता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अमीबा से कौन सा मर्ज पैदा होता है? और इसका सही जवाब है अमीबा से अमीबिक पेपिश पैदा होती है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जो कि है ओवरी क्या काम करती है? और इसका सही जवाब है ओवरी हर माह एक अंडा यानी कि ओवम खारिज करती है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जो कि है ये गर्दन तोड़ बुखार जिसको मेनिंजाइटिस कहते हैं, इसके जरासीम का नाम बता दें। तो इसका सही जवाब है ये बुखार मेनिंजिकोकस, नीमोकोकस, इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है। यहाँ पर आपको कौन कौन से नाम बताए गए हैं ज़रा दोबारा देख लेते हैं। मेनिंजिकोकस, नीमोकोकस दूसरे नंबर पर, इकोलाई तीसरे नंबर पर, स्ट्रेप्टोकोकस चौथे नंबर पर, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये 5वें नंबर पर। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल है, लंबर पंचर नीडल किसे कहते हैं? और इसका सही जवाब है कि रीढ़ में इंजेक्शन जो लगाया जाता है उसको हम लंबर पंचर नीडल कहते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर। वैक्सीन क्या होती है? और इसका सही जवाब है वैक्सीन ऐसी दवा को कहा जाता है जो कि इमराज के खिलाफ जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। EPI कौन सा इमराज शामिल है? इसका सही जवाब है कि EPI में मंदरजा झैल इमराज शामिल है, जिसमें पहले नंबर पर है पोलियो, इसके बाद दूसरे नंबर पर है TB, तीसरे नंबर पर है काली खांसी, चौथे नंबर पर है खसरा और 5वें नंबर पर है तशंज, 6 नंबर पर है खन्नाक और 7वें नंबर पर है हेपेटाइटिस, 8वें नंबर पर है नमूनिया और 9वें नंबर पर है गर्दन तोड़ बुखार। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जो कि है खन्नाक यानी कि डिप्थीरिया क्या है? और इसका सही जवाब है ये एक मर्ज़ है जिसमें गले के अंदर झिल्ली बनती है जो कि सांस के रास्ते को बंद कर देती है और इस सूरत में मौत भी वाक़या हो सकती है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जो कि है कम्युनिकेबल इमराज कौन सी हैं? और इसका सही जवाब है ऐसी इमराज जो कि एक से दूसरे इंसान को लग जाती हैं उनको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, EPI क्या है? और इसका सही जवाब है ये इमराज से बचाव के लिए हफाजती टीकों का एक प्रोग्राम है जिसको हम EPI कहते हैं। इसके बाद आखिरी सवाल है, कुत्ते के काटने की वैक्सीन जिसको HDC कहते हैं, इसके कितने हफाजती टीके लगाए जाते हैं?
और इसका सही जवाब है कि कुत्ते के काटने की वैक्सीन के 5 टीके लगाए जाते हैं। ये किस तरतीब से लगाए जाते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो टीका है वो उसी दिन लगा दिया जाता है। इसके बाद जो दूसरा टीका है वो पहले टीके से तकरीबन 3 दिन के बाद लगाया जाता है। इसके बाद जो चौथा टीका है वो तकरीबन 7 दिन के वक्फे से लगाया जाता है और इसके बाद जो इसका चौथा टीका है वो 14 दिन के वक्फे से लगाते हैं और जो आखिरी टीका होता है वो 28 दिन के वक्फे से लगाया जाता है। तो अब मेरे ख्याल में आपको ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो गए हैं कि ये तमाम टीके जो कि 5 हैं ये किस तरह से लगाए जाते हैं। पहला पहले दिन, फिर 3 दिन के वक्फे से, फिर 7 दिन के बाद, फिर 14 दिन के बाद और फिर 28 दिन के बाद और उसके बाद तकरीबन 90 रोज़ के बाद एक इसकी बूस्टर डोज लगाई जाती है। यहाँ पर हमारा ये आज का वाइवे के तमाम सवालात कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें और नीचे कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।